हेलो। कैसे हैं आप लोग? गर्मी के प्रकोप से ग्रसित होंगे आप लोग, परंतु इसके बावजूद भी आपको अपना सपना याद होगा और उससे भी आप संघर्ष कर रहे होंगे और संघर्ष करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। देखो बच्चों, आज हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं वो हिस्ट्री पे बात करेंगे। और हिस्ट्री पे हम आपका सबसे पहली चीज़ आपकी बुनियाद को मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि बिना मजबूत बुनियाद के आप भव्य भवन की का निर्माण नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हमने एनसीईआरटी को उठाया है। एनसीईआरटी आपको तैयार करने के बाद तब हम आगे जाएंगे, लेकिन वे लोग जो हो सकता है कि ये बुनियादी मैटर को जानते हों, तो उनके लिए मेरे अलग से एक वीडियो और जाया करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू। आइए हम लोग इधर उधर की बातें ना करके अपने मतलब की बातें करें। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में बेसिक एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, ठीक है, कि कौन कहाँ कब और कैसे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम आपके बीच में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे टॉपिक हैं आज के, सॉरी, ये हमारे टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। ठीक है, कैसे पता लगाएं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम अपने अतीत के बारे में क्या जानते हैं या जान सकते हैं। कह रहा है कि वेयर डिड पीपल लीव, हमारे जो लोग थे वो रहते कहाँ थे। ठीक है, फिर कह रहा है नेम ऑफ द लैंड, इस देश का नाम क्या क्या है। फिर कह रहा है फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट का मतलब क्या हुआ, अतीत के बारे में हम कैसे जाने। ठीक है, अतीत के बारे में हम कैसे जाने। फिर इसके बाद कह रहा है व्हाट डू डेट्स मीन्स, तारीखों का क्या मतलब है। ठीक है, तारीख का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसको हमें जानना है। तो आइए हम पहली चीज देखते हैं कि फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। इसमें थोड़ा हम प्लेस ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए कैसे पता लगाएं। ठीक है, किसको पता लगाने की बात कर रहा है। कह रहा है कि हमारे बरसों पहले बीती हुई घटनाओं को, बरसों पहले जो घटनाएं बीत गई हैं जिसे हम इतिहास कहते हैं, उसको हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपके मन में आ रहा होगा ना कि इतिहास क्या है। बच्चों देखो, रट करके काम मत करो, आओ हम समझते हैं। देखो, मैं आज हूं क्योंकि मेरा कल था, क्योंकि मेरा कल होगा। ठीक है, मैं आज हूं क्योंकि मेरा कल था, मैं कल की कोख से ही आया हूं और आज जन्म देगा कल को। तो ये जो बीता हुआ कल है ना, ठीक है, इसी कल का लेखा जोखा ही इतिहास है। ठीक है, जो आज है वो कल इतिहास में बदल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब इतिहास क्या है, एक समय चक्र है और इसी समय चक्र की, बीता हुआ समय चक्र है और इसी बीते हुए समय चक्र की घटनाओं का नाम ही इतिहास है। ठीक है ना, आप समझ गए। मैं सोचता हूं कि इससे इजी डिफिनेशन नहीं हो सकती। अब वही आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये हेरोडोटस इसके पिता हैं कि क्या हैं, डजंट मैटर। ठीक है, अभी आप पहले देखिए। तो कहता है कैसे पता लगाएं। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देना हूं कि जैसे अगर आपसे पूछे कि कल क्या हुआ था दिल्ली में, तो आप कहेंगे सोशल मीडिया खोल लो, न्यूज़पेपर खोल लो, रेडियो खोल लो, टेलीविजन खोल लो, पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अब प्रश्न आता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, उसे कैसे जानोगे। क्लियर, उसे कैसे जानोगे भाई, हजारों साल पहले जो घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो एक बात तो ये आई, फिर आपसे कोई पूछ दे जानना ही क्यों चाहते हो, हजारों साल पहले जो घटना हुई, जो दफन हो चुकी, उसे क्यों जानना चाह रहे हो। तो आप कह दीजिएगा कि सर, मतलब अगर आपसे पूछे
कि व्हाट इज रिलेवेंसी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का औचित्य क्या है, तो आप कह देना कि सर, ठीक है, जो कल को नहीं जानता वो खुद को नहीं जानता, और जो खुद को नहीं जानता वो अपने वजूद को नहीं जानता, और जो अपने वजूद को नहीं जानता वो दूसरों को क्या जानेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है परंपराओं को जान करके ही परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कह दोगे कि सर आज ये एरोप्लेन है ना, एरोप्लेन एक दिन में नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले हम जंगलों में थे, और जंगलों में हम चौपाए थे, फिर चौपाए से हम क्या हुआ, दो पैरों पर आए और दोनों हाथों का हमने स्वतंत्र यूज किया, फिर हम चलने के लिए पैरों का यूज करते रहे, फिर धीरे धीरे समय बढ़ा, हमने घोड़े का प्रयोग किया, ठीक है, फिर रथ का प्रयोग किया, फिर बैलगाड़ी आ गई, ठीक है, फिर इसके बाद अन्य साधन आते 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 ट्रेन आई, और ट्रेन के बाद फिर हम कहाँ आ गए, एरोप्लेन पर आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम पैरों पे चले तो उसमें हमने घोड़े को जोड़ा ना, फिर हमने क्या किया, घोड़े को किस में जोड़ा, अपनी इन कृतियों में जोड़ा, फिर ट्रेन में कुछ जोड़ा, फिर ट्रेन में की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी कुछ जोड़ करके एरोप्लेन बनाया। इसका मतलब विकास क्या है, परंपराओं में परिवर्तन का नाम है। ठीक है, परंपराओं में परिवर्तन का नाम ही विकास है। अगर परंपरा नहीं रहेगी तो आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतिहास, ठीक है, को पढ़ना और पढ़ाना एक अनिवार्यता है। जीवन को जीने का सलीका अगर कहीं से सीखा जाता है तो इतिहास के पन्नों में निहित है। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास इटसेल्फ इज ए साइंस। ठीक है, क्लियर। तो आप एक चीज ये आपने जान लिया कैसे पता लगाएं, मतलब क्लियर। तो आगे थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं तो सब मिल जाएगा। फिर कह रहा है व्हाट कैन बी नो अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, हम अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, यह बात कर रहा है। ठीक है, तो हम अतीत के बारे में जान सकते हैं बच्चों कि हमारे पूर्वज जंगलों से बाहर कैसे आए हैं। ठीक है, तो जो जंगलों से बाहर मैदानों में आया हुआ हमारा पूर्वज था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। अब क्या हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में नहीं जान सकते, जान सकते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। क्या खाता था ऑस्ट्रेलोपिथेकस, खाना क्या था, रहता कहाँ था, क्या वो किसी शिल्प से परिचित था, ठीक है, क्या उसमें बुद्धि थी, ठीक है, क्लियर क्लियर। तो ये सब हम लोग जानते हैं। फिर हम ये भी जान सकते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो विकसित रूप है वह है होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस मानो। ठीक है, अब ये क्या हम नहीं जान सकते कि होमो इरेक्टस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या अंतर है। फिर हम होमो इरेक्टस का विकसित रूप आते हैं निएंडरथल। ठीक है, तो जब हम निएंडरथल की बात जानेंगे तो हम जान लेंगे कि सर यह होमो इरेक्टस से कैसे विकसित है। ठीक है, क्लियर। फिर हम ये भी जान लेते हैं कि किस मानव ने आग का या अग्नि का प्रयोग किया। ठीक है, फिर अग्नि पर धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग कैसे करता गया। ठीक है, और आज आप देख रहे हैं कि इसी अग्नि रूपी एनर्जी पर कंट्रोल करके हम दुनिया का कौन सा ऐसा कार्य है जो नहीं कर ले रहे हैं, सभी कुछ कर ले रहे हैं ना। तो इसका मतलब है हम सब कुछ जान सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है वेयर डिड पीपुल लिव। ठीक है, लोग रहते कहाँ थे। ठीक है, हमारे जो पूर्वज है वो लोग रहते कहाँ थे। देखो ये मैप है, इससे आपके बड़े क्वेश्चन निकल जाएंगे, और आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट नहीं रहोगे तो क्वेश्चन छूट जाएगा, और आप प्राउड में रह जाओगे कि मैं बहुत बड़ी डिग्री रखता हूँ। ठीक है, और जहाँ पर प्राउड है वहीं पतन है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ देखो ये फिजिकल मैप दिखा रहा है इंडिया का। ठीक है, फिजिकल मैप का मतलब है कि इसमें माउंटेन है और रिवर्स हैं, दो चीजों का इसमें विवरण दे रहा है। तो हम सबसे पहले चल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है
तो नॉर्थ वेस्ट में ये देखो, ये चीज लिखी है, सुलेमान और किरथर की घाटी, ये दो पहाड़ हैं, ठीक है। अब इन्हीं पहाड़ों के बीच में ध्यान देना, इन्हीं पहाड़ों के बीच में या वैली में, घाटी में, ठीक है, मनुष्य ने, ठीक है, पहला अनाज, तिरल, जौ की खेती किया था। जौ और गेहूं की खेती इंडियन कॉन्टिनेंट पर या भारतीय उपमहाद्वीप में जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले कहाँ होती है? तो आप कहोगे कि सर किरथर और सुलेमान की घाटियों में होती है। ओके, और एक चीज याद रखना, ठीक है, कि यही सुलेमान और किरथर की घाटी में ही पशुपालन सबसे पहली बार किया गया था। मतलब सिप का, गोट का, बुफेलो का, काउज वेयर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड हियर, यहीं पर इन पशुओं का पालन हुआ था। और ये भी आप याद रखना, ठीक है, क्या याद रखोगे बच्चों? तो आप कह देना कि यही वो स्थान है जहां पर गांव का पहली बार, ठीक है, क्या हुआ, विकास हुआ था, या गांव पहली बार बसे थे। कहाँ? यहाँ पर हुआ। अब जरा आप देखो कि ये बेसिक मैटर में कितना महत्वपूर्ण मैटर चला गया, और शायद ये संभव है कि आप यहां से अगर यही क्वेश्चन उठा देता तो आपके विकेट गिर जाते। इसलिए बेसिक मैटर बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। ये एनसीईआरटी का पूरा मैटर है, ठीक है। अब यहां आप देखिए कि किरथर और सुलेमान की घाटियों में ही है इंडस, ठीक है, इंडस रिवर है। अब ये जो इंडस रिवर है ना बच्चों, ठीक है, यही इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब सहायक नदियां हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं? जो छोटी नदियां जब किसी बड़ी नदी में मिलती हैं तो उन्हें ही, छोटी नदियों को ही सहायक नदी कहा जाता है। तो ठीक है ना, तो इन्हीं इंडस की घाटी में ही, ठीक है, एक शहरी सभ्यता का विकास हुआ था जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब आगे जाने से पहले, ठीक है, वो अलग की बात है कि हेडिंग हमने अलग अलग दे रखा है, ठीक है, लेकिन अगर हम एक जगह इसी मैप पर आपको समझा दें, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये जो इंडस है, रिवर इंडस है, ठीक है, इसको ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? इंडस रिवर को ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता है? आप कहेंगे कि सर ग्रीक भाषा में इसे इंडोज कहा जाता है, यहां लिख देते हैं इंडोज, इंडोज कहा गया है। अब फिर कह देंगे इंडोज से इंडन आता है, इंडन बनता है, और इंडन ही धीरे धीरे इंडिया में बदल गया है, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया क्या है, आप कहेंगे कि सर ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है ना। तो ये भी आप देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण मैटर आपके बीच में निकल गया। अब आपसे ये पूछा जाए कि सर इस देश का नाम भारत भी तो है, क्योंकि भारत के संविधान में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ है, लिखा है ना। तो कह रहा है कि भारत कहाँ से आ गया? तो देखो ये जो है नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है ना नॉर्थ वेस्ट, ये ठीक है, ये पूरा नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र, ठीक है बच्चों। अब इसी नॉर्थ वेस्ट में जो मानव समुदाय रहता था, उस मानव समुदाय को भरत कहते थे, ठीक है। और इस भरत का उल्लेख एक राजा के रूप में ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है। और यही भारत ही कालांतर में भारत में बदला है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर इस देश का नाम हिंदुस्तान भी है, तो आप कहेंगे इस देश का नाम हिंदुस्तान नहीं है, ठीक है। आप कहेंगे नॉर्थ इंडिया को हिंदुस्तान कहा जाता रहा। लेकिन एक बात याद रहा, नॉर्थ इंडिया में कब कहा जाता रहा? जब तुर्कों ने इस देश पर शासन किया। तो तुर्कों का क्षेत्र भले ही मतलब साउथ में पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तान केवल उत्तर भारत को ही कहा जाता है। और इस शब्द का उल्लेख मिनहाज उस सिराज ने किया है। किसने किया है? आप कह देना कि सर मिनहाज ने किया है, मिन आज उस सिराज ने किया है, ठीक है। अब ये भी आपने जान लिया, ठीक है।
मतलब यहाँ तक का पूरा मैटर, आपने इस क्षेत्र का पूरा मैटर मैंने आपके बीच में बहुत ही क्विकली शेयर कर दिया। अब आप आओ सेंट्रल इंडिया में। तो सेंट्रल इंडिया में आप देख रहे हो एक पहाड़ है विंध्यन रेंज, है ना, विंध्यन रेंज। और विंध्य जो पर्वतमाला है वो इस देश के साथ क्या करती है, इस देश को बांट देती है दो भागों में, एक है नॉर्थ इंडिया और दूसरा है साउथ इंडिया। ठीक है, क्लियर। तो अब जो विंध्यन रेंज है ना बच्चों, तो ये विंध्यन रेंज है, और विंध्यन रेंज के नॉर्थ में देखोगे तो गंगा का मैदान है। ठीक है, और गंगा का मैदान है, और ये पूरा क्षेत्र, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, ठीक है, इसी पूरे क्षेत्र में किसकी खेती किया है, आप कहेंगे चावल की खेती किया है। ठीक है, तो जो विंध्यन रेंज है इसमें इलाहाबाद आता है, और इलाहाबाद में ही दुनिया के प्राचीनतम चावल का अवशेष पाया जाता है। दुनिया का प्राचीनतम चावल का अवशेष, ठीक है, यहीं से पाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज आप और याद रखना कि विंध्यन रेंज में ही, ठीक है, सोन रिवर है, सोन नदी है, जो कि गंगा नदी के दक्षिण में बसा हुआ है। और ये जो सोन रिवर है वो जो मध्य गंगा की घाटी है या मिडिल गंगा वैली है, अर्थात बिहार है, तो ये बिहार को सोन रिवर दो भागों में बांट देती है, एक नॉर्थ बिहार में और दूसरा साउथ बिहार में। तो जो साउथ बिहार है ना, ये है चावल की बेल्ट है। ठीक है, और दूसरी बात आप याद रखना कि इसी जो साउथ बिहार है, दक्षिण बिहार है बच्चों, इसी दक्षिण बिहार में मगध डायनेस्टी उत्पन्न हुई थी, या मगध किंगडम था। और यही मगध किंगडम है जहां पर कभी, ठीक है, प्रतापी शासकों का युग रहा है, मतलब ब्रेव वॉरियर्स थे। और ये जो राजा लोग थे ना, इन्होंने ही अखंड भारत या यूनाइटेड इंडिया या इंटीग्रेटेड इंडिया का डेवलपमेंट किया है। ठीक है, और आप याद रखना यही वो बिहार है, यही वो गंगा की घाटी है जहाँ पर रिलीजियस रिफॉर्म हुए हैं, और बुद्ध और महावीर स्वामी का संदेश या उपदेश यहीं से दुनिया को गया है। ठीक है, क्लियर। तो ये भी चीज़ें आपने जान लिया, और ये भी आप जान लेना कि यहीं से विदेश नीति या कूटनीति, ठीक है, दुनिया में गई है, और भारत में पहली जनगणना भी यहीं से शुरू हुई है, बिहार से शुरू हुई है। ठीक है ना। और देश में विभागों का वितरण, विभागीय वितरण मतलब विभाग बना करके शासन, डिपार्टमेंटल जो गवर्नमेंट है वो, उसकी शुरुआत भी इसी घाटी से होती है। तो देखा आपने। ठीक है, ये है बेसिक मैटर, और बेसिक मैटर में भी इतनी चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है, जिसमें आप हताश सा होते हुए नजर आएंगे अपने आप को। इसलिए बुनियाद होनी बहुत ज़रूरी है, बुनियाद मजबूत होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो विंध्य पर्वत के साउथ में ही, साउथ में ये देखो, साउथ ये है। ठीक है, तो विंध्य जो पर्वत है या माउंटेन है, उसके साउथ में नर्मदा नदी है, रिवर नर्मदा है। और नर्मदा को क्या कहा जाता है मध्य भारत में या मिडिल इंडिया में, ठीक है, या मालवा जोन में, ठीक है, क्या कहा जाता है, यह इवन कि गुजरात तक में क्या कहा जाता है, आप कहेंगे नर्मदा देवी कहा जाता है। मतलब इनको एक देवत्व का रूप, इसमें देवी के रूप की स्थापना की गई है। ठीक है, तो अब यहाँ आप याद रखना कि यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है, कि जो हमारे आदि पूर्वज थे वो नर्मदा की घाटी में हजारों साल पहले बस चुके थे, लेकिन वो करते क्या थे, तो आप कहना कि सर दे वेर नॉट अ फूड प्रोड्यूसर, बट वे लोग खाद्यान्न का उत्पादन नहीं करते थे, बट वाज ए गैदर्ड ऑफ द फूड स्टफ। और वे लोग क्या करते थे कि कृषि का उत्पादन नहीं करते थे, लेकिन जो कृषि उत्पाद था उसका ये संग्रह करते थे। इसके अतिरिक्त क्या करते थे, वे हंटिंग को जान चुके थे, शिकार करते थे और फूड का संग्रह करते थे। और ये भी आप याद रखना कि यही के लोग हैं, नर्मदा की घाटी के लोग हैं, जो जंगलों में खड़े पौधों के महत्व को इन्होंने समझा, इसकी रूट को, इसके फ्रूट को, ठीक है, इसके लीव्स को इन्होंने संग्रह किया है। ठीक है, तो इसका मतलब नर्मदा घाटी में रहने वाले लोग कृषि करने वाले लोग नहीं है, अपितु तो जो नेचुरल प्रोडक्शन है उसके गैदरर हैं। ठीक है, फिर आप यहीं से आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में तो वो है गारो हिल्स,
ब्रह्मपुत्रा की घाटी आ जाएगी, गारो हिल्स की पहाड़ियाँ आ जाएंगी। और इनके बारे में पूछा जाए तो आप कह देना कि सर ये फूड प्रोड्यूसर थे, मतलब ये एग्रीकल्चर करना जानते थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपने यहाँ से कर लिया है। ठीक है, और यह जो मैप है इसकी भूमिका यहीं पर समाप्त हो जाती है। क्लियर? आगे हम चलते हैं, हमने पूरा मैटर दे दिया वैसे। फिर देखिए, ये आप देखिए वही चीज़ें, सब कुछ वही आ रहा है कि 100 ईयर्स पहले ये लोग नर्मदा की घाटी में बस चुके थे, और नर्मदा के लोग जो है फूड गैदरर थे। वे क्या कर रहे थे, वे प्लांट्स के वैल्यू को जानते थे। फिर वे प्लांट, जो जंगलों में प्लांट थे, उससे उन्होंने उसकी जड़ों को, उसके फल को और को, ठीक है, ये है संग्रह करना जानते थे। फिर कह रहा है कि वे लोग हंटिंग का काम भी करते थे। ठीक है, ये हमने आपको नरेट कर दिया था, बड़ी क्विकली नरेट कर दिया था। आगे चलिए, कह रहा है कि नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथर हिल्स। वही मैटर आ रहा है कि जो हमने सुलेमान और किरथर के बारे में बताया था कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, और दिस एरिया के जो वुमेन है और मेल है, उन्होंने, ठीक है, यहाँ पर गेहूँ और जौ की अब से 8000 साल पहले खेती किया था। ठीक है, और फिर ये कह दिए कि इसी क्षेत्र में उन्होंने पशुपालन भी शुरू किया था। ये मैंने आपको सब बता दिया। फिर चलिए, गारो हिल्स के बारे में कहा कि ये नॉर्थ ईस्ट में है। फिर कह दिया कि ये लोग एग्रीकल्चर को डेवलप कर चुके थे। ठीक है, फिर ये भी हमने आपको बता दिया, अभी अभी मैप में ही सब बता दिया कि सर ये विंध्यन जो रेंज है, विंध्यन रेंज के नॉर्थ में गंगा की घाटी है, और गंगा की घाटी में चावल की खेती होती थी। ये भी हमने बता दिया। अब लेट अस बी मूव टुवर्ड्स, आगे चलिए। नदी है, तो नदी में भी सब कुछ तो बता दिया, सब बता दिया। ये कह दिया कि गंगा की घाटी में जो शहरीकरण शुरू होता है, ठीक है, वो 2500 वर्ष पहले शुरू होता है। ठीक है, क्लियर? सोन के बारे में भी मैंने आपको सब बता दिया है। अब कह रहा है कि नेम ऑफ द लैंड, सब बता दिया हमने आपको, मैप में ही बता दिया कि देखो ये लोग जो है ईरान और ग्रीस से लोग आते हैं, और फिर उन्होंने इस सिंधु नदी को उन्होंने क्या किया, ठीक है, इंडस नदी को, ठीक है, कह रहा है कि द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया है ना, वो इंडस से आता है, और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? फिर कह रहा देखो कि ये जो लोग सिंधु नदी है, फिर कह रहा है कि विद द और जो यूनानी लोग थे, उन्होंने सिंधु नदी को हिंडोस कहा है या इंडोस कहा है। फिर ठीक है ना, वही टोटल मैटर हमने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भारत के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपका समय बहुत कम कर दिया है मैपिंग के माध्यम से। आगे हम चलते हैं, और ये कह रहे हैं फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट का क्या मतलब हुआ? तो आप कहेंगे इतिहास, अतीत के बारे में हम कैसे जानें, ठीक है, या कैसे जानते हैं। ठीक है, अतीत, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम अपने अतीत को कैसे जानते हैं? तो फिर कह रहा है कि उसको जानने के कई रास्ते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वन इज ए सर्च एंड रीड, वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग लॉन्ग एगो। तो कह रहा है कि कोई भी आदमी इतिहास को, हमारे अतीत को जान सकता है कैसे? तो कहता है उन किताबों को पढ़ करके जो बहुत पहले लिखी गई हैं। तो कह रहा है कि ये जो किताबें बहुत पहले लिखी गई हैं, उनको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, और मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। और पांडुलिपि का मतलब क्या होता है बच्चों? आप कहेंगे जिसे कलम से लिखा गया हो, हाथ से लिखा गया है, उसी को मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट एक ग्रीक शब्द है या लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन शब्द है, ग्रीक मत कहिए, लैटिन कहिए। और लैटिन में, ठीक है, इसमें दो शब्द होते हैं, मैनु और स्क्रिप्ट। मैनु का मतलब है हैंड, और स्क्रिप्ट का मतलब लिपि, हाथ द्वारा लिखी गई, लिखा गया। ठीक है, वो मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है कि ये किस पर लिखा जाता था? हाथ से, कागज तो था नहीं। तो कहता भाई दो चीजों पर लिखा जाता था। एक तो कह रहा है कि पाल्म लीफ, ताड़ की पत्तियों पर लिखा जाता, ताड़ मतलब ताल है, पाल्म लीफ पर लिखा जाता था। और दूसरा किससे लिखा जाता है? वृक्ष की
बार्क पर लिखा जाता था। वृक्ष क्या है, तो आप कहेंगे हिमालय जोन में होने वाला एक पौधा है, उसी की जो छाल होती है, बार्क होती है, उसी को सुखा करके और उस पर लिखा जाता था। देखिए जैसे ये आप देख रहे हैं, ठीक है, आपको दिखाया जा रहा है। अगर मान लीजिए कि आपके पास फिर से कोई नई चीजें लिखना है तो इसे आप पानी से धुल दीजिए, ये साफ हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए क्या कर रहा है, ठीक है, मतलब आप समझ गए ना कि हम अपने इतिहास को कैसे जानते हैं। तो वो कह रहा है कि एक रास्ता है कि आप मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़िए, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये मैन्युस्क्रिप्ट क्या है, तो कहता है हाथ से जो चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है, वो मैन्युस्क्रिप्ट है, उसी को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं। फिर कहता है कि ये पांडुलिपियां दो चीजों पर लिखी जाती थी, एक तो ताल की पत्ती पर लिखी जाती थी और दूसरा जो है वृक्ष की खाल पर लिखी जाती थी, ठीक है ना। फिर आगे चलो देखो, कह रहा है कि ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वेर, कह रहा है कि लेकिन वर्षों पहले ही तमाम हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या पांडुलिपियां हैं, कह रहा है कि उसे कीटों ने खा लिया, कुछ नष्ट हो गई हैं। फिर कह रहा है कि लेकिन अधिकांश अभी भी हमारे पास हैं, और ये कहाँ प्रिजर्व हैं, तो कह रहा है कि वो टेम्पल्स में है, मंदिरों में है और बौद्ध मठों में है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि दीज बुक डील्स विथ ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, कह रहा है कि ये जो किताबें हैं ना, ठीक है, जो पांडुलिपियां हैं, इसमें हर विषयों पर चर्चा की गई है, चाहे वह मेडिसिन हो, चाहे वो किसी राजा रानी की कहानी हो, चाहे वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हो, ठीक है, सब पर बात की गई है। फिर कह रहा है कि ये जो पांडुलिपियां होती हैं उसमें कुछ महाकाव्य होते हैं, कुछ कविताएं होती हैं और कुछ नाटक होते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है मेनी ऑफ दीज वेर रिटन इन संस्कृत, कह रहा है कि इसमें से ज़्यादातर किताबें जो हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। फिर कह रहा है अदर्स वेर इन प्राकृत, लेकिन कुछ जो है प्राकृत में लिखी गई हैं। फिर कह रहा है कि संस्कृत और प्राकृत में क्या अंतर है, तो कह रहा है कि जो संस्कृत है वो एलिट क्लास, एलिट क्लास का मतलब अभिजात वर्ग की भाषा हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आजकल तथाकथित लोग, सो कॉल्ड लोग अंग्रेजी को कहते हैं कि एलिट क्लास की लैंग्वेज है, ठीक है, उसी प्रकार से संस्कृत भी किसी जमाने में एलिट क्लास की लैंग्वेज हुआ करती थी। जबकि जो जन सामान्य थे उनकी जो बोली और भाषा थी वह क्या थी, प्राकृत थी, ठीक है। और इसके अतिरिक्त तमिल में भी, ठीक है, तमाम पांडुलिपियां हमारे बीच मौजूद हैं। तो पांडुलिपियां हमारे बीच में कितनी भाषाओं में है, ध्यान देना, तमिल 1, प्राकृत 2, संस्कृत 3, ठीक है। और इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि सर इसमें मेडिसिन पर लिखा गया है, इतिहास लिखा गया है, विज्ञान लिखा गया है, ठीक है ना, बस। फिर कह रहा है कि दूसरा स्रोत क्या है जानने का, तो कह रहा है अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, ठीक है। जैसे ये इंस्क्रिप्शन एक दिखाया जा रहा है, ये इंस्क्रिप्शन किसका है, ये अशोक का इंस्क्रिप्शन है। और ये इंस्क्रिप्शन किस पर लिखा गया है, आप कहेंगे हार्ड सरफेस पर लिखा गया है। हार्ड सरफेस मतलब समझ रहे हो ना, हार्ड सरफेस, ठीक है। अब ये हार्ड सरफेस किसका है, तो कह रहा है कि ये हार्ड सरफेस सर, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, आइदर स्टोन है या यह मेटल है, स्टोन और मेटल पर लिखा गया है। फिर ऐसा क्यों किया गया, ठीक है, ताकि वो कह रहा है कि राजा लोग लिखवाया करते थे इसको, ठीक है, किंग लोग लिखवाया करते थे। क्यों लिखवाया करते थे, उनके आदेश थे, उनकी मोरलिटीज थी, उनकी वर्चू थी, उनके एथिक्स थे, ठीक है। अब वो लोग क्यों लिखवाते थे, तो इसलिए लिखवाते थे ताकि आने वाले राजा और आने वाली जनता दोनों ही, ठीक है, अपने राइट एंड ड्यूटीज को समझे और समाज में समन्वय और सौहार्द बना रहे, ठीक है, इसलिए लिखवाया करते थे। फिर हम आगे मूव करते हैं, तो ये देखिए इनसे भी आप इतिहास जानते हैं, ठीक है, क्लियर। ये क्या है, आप कहेंगे ये सर वेयर है, मिट्टी का बर्तन है। अब इस मिट्टी के बर्तन से आपको क्या चीज़ जानकारी मिल जाती है, एक जो तत्कालीन समाज है उसका, वे कितने अच्छे आर्टिसियन थे, मतलब कितने अच्छे शिल्पी थे वे, उसकी जानकारी मिल जाती है। फिर देखिए इसमें कुछ चित्र बने हुए हैं, आध्यात्मिक चित्र बने हुए हैं, तो इससे ये भी जानकारी मिल जाती है कि वह धर्म और अध्यात्म से किस तरह से जुड़े हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें रंग को देख करके जानकारी मिल जाती थी, ठीक है, कि वे रंग और रोगन की विधियों में कितने प्रवीण थे। फिर देखिए ये चांदी का सिक्का है, इससे ये जानकारी मिल जाती है कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या थी, ठीक है, क्लियर।
और इसके बाद देखिए ये मोहरें हैं, इन मोहरों से भी इनके ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी मिल जाती है। याद रखना, अगर सिक्का मिट्टी में गड़ा हुआ है या किसी चीज में रख करके उसको दफन किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि देखो उस सिक्के पर कौन सा वंश लिखा है, क्या डेट लिखी है। तो अगर आपको डेट और वंश मिल जाए तो आप याद रखना कि यह जो युग है, ये जो समय है, ये अशांति का समय है। क्योंकि अगर अशांति का समय ना होता तो ये लोग अपने सिक्कों को जमीन पर गाड़ के न रखते। ठीक है। फिर कह रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट किसे कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि स्टोन और ब्रिक्स की जो से निर्मित जो बिल्डिंगें हैं और उन बिल्डिंगों की जो अवशेष हैं, ठीक है, उससे इतिहास लिखने वाला व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बता दिया। फिर कह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है वह जमीन के ऊपर से और जमीन के अंदर से भी खोद करके, ठीक है, वस्तुओं को प्राप्त करता है। वो वस्तुएं चाहे वो टूल्स होती हैं, हथियार होते हैं, बर्तन होते हैं, ठीक है, और आभूषण होते हैं, सिक्के होते हैं। ठीक है, क्लियर। ये सब चीजें को पढ़ने वाला व्यक्ति, ठीक है, बताने वाला व्यक्ति आर्कियोलॉजिस्ट होता है। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब होता है पुरातत्व विद्वान। फिर कह रहा है कि इतिहासकार कौन होता है। पुरातत्व विद्वान तो आप जान गए। फिर कह रहा है हिस्टोरियंस कौन होता है। तो कहते हैं कि यह एक स्कॉलर है, एक बुद्धिमान व्यक्ति है, ठीक है, हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज्ड द वर्ड सोर्सेस। ठीक है, ये एक विद्वान है जो शब्दों के माध्यम से, ठीक है, सूचनाओं का संग्रह करता है। ठीक है, और पांडुलिपियों के माध्यम से भी इतिहास का संग्रह करता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी के माध्यम से भी इतिहास को बताता है, उसे इतिहासकार कहते हैं। ठीक है ना। तो इतिहासकार किसे कहते हैं, आप कहेंगे जो आर्कियोलॉजी के माध्यम से, ठीक है, जो अभिलेख के माध्यम से, जो पांडुलिपि के माध्यम से, जो लिखे गए शब्दों के माध्यम से, ठीक है, किसी घटना को लिखता है, ठीक है, वह इतिहासकार होता है। लिखता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, वो इतिहासकार होता है। ठीक है। फिर कह रहा है कि सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ठीक है, कह रहा है कि इस प्रकार से इतिहासकार और पुरातत्व विद्वान दोनों ही, ठीक है, एक जासूस हैं जो थोड़ी सी सूचनाओं को लेने के बाद एक बड़ा सा निष्कर्ष ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर। फिर कहता है कि ये तारीख का क्या मतलब है। ठीक है, तो कह रहा है कि बीसी का मतलब क्या होता है। तो कह रहा है कि बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। जैसे आप लिखते हैं 282 बीसी, इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के 282 वर्ष पहले ये हुआ। तो कह रहा है कि बिफोर क्राइस्ट। फिर कह रहा है यू विल समटाइम फाइंड एडी बिफोर डेट, दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स अन्ना एंड डोमिने। फिर कह रहा है कि कुछ तारीख के पहले, जैसे आप लिखेंगे एडी 282, ठीक है, तो इसमें कह रहा है एडी क्या है, तो आप कह रहा है कि वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसमें ए का मतलब है एनो और डी का मतलब है डोमिनी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एनो डोमिनी का मतलब क्या हुआ, ठीक है, द इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ लॉर्ड कौन है, ईसा मसीह है। ठीक है, तो ईसा मसीह के जन्म की बात। ठीक है, फिर कह रहा है, तो ये चीज लिख के दिखाया है। फिर कह रहा है कि एडी को ही सीई भी लिखा जाता है। सीई इज यूज इंस्टीड ऑफ एडी। अगर आप एडी नहीं लिखना चाहते तो आप सीई लिख दीजिए। और सी का मतलब होता है, फिर कह रहा है सी इज यूज इंस्टीड ऑफ एडी एंड बीसीई इंस्टीड ऑफ बीसी। बीसी के स्थान पर आप, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट इरा भी लिख सकते हैं। आप बीसी भी लिख सकते हैं, बीसीई भी लिख सकते हैं, एडी भी लिख सकते हैं, सीई भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात हुई। ठीक है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और एडी का मतलब है
उनके काल में, मतलब उनके जन्म के बाद। ठीक है, उनका क्या मतलब? ईसा मसीह। फिर कह रहा है इरा एंड, हाँ ये कह रहा है कि द लेटर सी ई, सी का मतलब क्या होता है? ठीक है, सी का मतलब होता है कॉमन इरा, कॉमन इरा, इसको एक साथ कर लीजिए, कॉमन इरा। ठीक है, कॉमन इरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दुनिया के अनेक देश या सभी देश, ठीक है, आज इसको अपना चुके हैं, क्योंकि यह कॉमन बन चुका है। ठीक है, इसलिए इसे कॉमन इरा भी कहते हैं। ठीक, फिर कह रहा है वी यूज दिस टर्म्स बिकॉज द क्रिश्चियंस। ठीक है, हो गया, ये चीजें आपने सीख लिया। ठीक है, अब आइए थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी पर प्रयोग करते हैं। कह रहा है व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर इन लैटिन? लैटिन में एडी का क्या अर्थ है? ये देखिए लिखा है अन्ना डोमिनी। ठीक है, क्लियर? फिर पूछ देगा कि विच आर द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट टर्म ऑफ एडी? निम्नलिखित में से कौन सा एडी के लिए समतुल्य? अभी तो बताया कॉमन इरा। ठीक है, इसका यूज करते हैं कॉमन इरा का। फिर कह रहा व्हाट डज बीपी स्टैंड फॉर? बीपी का क्या अर्थ है? तो कह रहा है बिफोर पास्ट, बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, बिफोर प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट। बिफोर प्रेजेंट किसे कहा जाता है? बीसी को कहा जाता है या बीसीई को कहा जाता है। बिफोर क्राइस्ट या बिफोर क्राइस्ट इरा को कहा जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को बिफोर। ठीक है, प्रेजेंट। ठीक है, फिर कह रहा है हम एडी और बीसी के बजाय सीई और बीसी शब्दों का उपयोग क्यों करते हैं? हम एडी और बीसीई के बजाय सीई और बीसीई का प्रयोग क्यों करते हैं? ये सब गलत है, ये सब चीजें ये गलत है, ये सब गलत है, ये सही है। बिकॉज द कॉमन इरा इज नाउ यूज्ड इन द मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि आज, ठीक है, कॉमन इरा या सी का प्रयोग पूरी दुनिया करती है। करा इन विच रीजन वाज द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ली फर्स्ट इनिशिएटेड? करा निम्नलिखित में से कौन सा वो क्षेत्र है जहां पर गेहूं और जौ की खेती पहली बार की गई थी? सुलेमान और किर्थर हिल्स में की गई थी। ठीक है, फिर करा व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड अर्ली पीपुल्स लिव ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर्स? ठीक है, कह रहा है कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं उसमें कौन से लोग नर्मदा की घाटी में रहते थे? तो आप कह देंगे कि सर फूड गैदरर रहते थे और शिकारी लोग रहते थे। ठीक है, नर्मदा की घाटी में हजारों साल पहले कौन लोग रहते थे? तो आप कहेंगे अभी मैंने बताया था कि आपको फूड संग्रह करने वाले और शिकारी लोग रहते थे। बच्चों, तो अगला है व्हाई डिड पीपुल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लोग क्यों यात्रा करते थे? तो कह रहा है इन सर्च ऑफ वर्क, ड्यू टू द नेचुरल डिजास्टर, मतलब काम की खोज में, प्राकृतिक आपदा के कारण, युद्ध के कारण। ठीक है, आप कहेंगे ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, यही सही है, सभी के कारण वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते रहे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए आज क्यों लोग आते जाते रहते हैं, तो आप कहेंगे फूड के लिए ही जाते जाते हैं, चाहे कोई भी काम है उसके पीछे है फूड। तो बच्चों, हमने बहुत ही क्विकली, बहुत ही फास्ट स्पीड में ये कार्य कर दिया है। ठीक है, और आज इतना ही। गुड डे बच्चों।